टू पवन वाग अकेडमी स्टूडेंट्स। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू करें हम लोगों के जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट हम लोगों ने पोल्यूशन चैप्टर था। पोल्यूशन में मैंने आप लोगों को एयर पोल्यूशन कराया था, स्टार्ट ही कराया था। तो उसमें से मैंने आप लोगों को करा दिया था कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेट होती जा रही है और इसी के साथ साथ जो हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से अपने नेक्स्ट टॉपिक एसिड रेन से स्टार्ट करना था। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल टिम्बर एंड फ्यूल ऑयल्स। देखिए कोल टिम्बर या फिर जितने भी अदर ऑयल्स हैं, जब इनको जलाया जाता है एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे सल्फर और नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं हमारे एयर में रिलीज होते हैं एंड दोज ऑक्साइड्स मिक्स विद द रेन वाटर। और जब बारिश पड़ती है तो बारिश के पानी में ये सारे के सारे सल्फर और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और एक एसिड बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। एंड these acid mix with the raindrops and snowflakes and come down as rain called as acid rain। और यही एसिड हम लोगों की एसिड जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप्स है या फिर जो स्नो है या फिर ओले वगैरह है उनके साथ मिक्स हो जाती हैं और हमारी अर्थ पर आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अब इस एसिड रेन के क्या क्या नुकसान है हम लोगों को। एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीजेस ड्यू टू एसिड रेन। जितने भी आसपास की सॉइल है जहां पर एसिड रेन पड़ी या फिर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जिसमें एसिड रेन पड़ी, वो सब सारा का सारा पानी कैसा हो जाता है, एसिड हो जाता है। और एसिड तो बहुत हार्मफुल होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इट हार्म्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पानी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको नुकसान करता है। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने जंगली जानवर हैं, उन सबको एसिड नुकसान करता है। और इस तरीके से हम लोगों का जो पूरा इन्वायरमेंट है या फिर इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। सेकंड है इरोजन ऑफ बिल्डिंग, वास्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिज, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस एटसेट्रा अकर्स ड्यू टू एसिड रेन। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन पे काला काला सा लग जाता है, जैसे ताजमहल। मैं आगरा में रहती हूँ तो इसलिए ताजमहल का एग्जांपल दे दिया। ताजमहल क्या है, धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, क्यों, एसिड रेन की वजह से। और जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ब्रिज है, मेटल के कोई स्टैचूज है, कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब एसिड रेन की वजह से बेकार होती जा रही है। थर्ड पॉइंट है हैवी मेटल्स लाइक मर्करी एंड कैडमियम आर एब्सॉर्ब्ड अप बाय प्लांट्स एंड देयरबाय एंटर द फूड चेन इनडायरेक्टली ड्यू टू एसिड रेन। हमारे एसिड रेन में जो एसिड रेन होता है उसमें और बहुत सारे अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मरकरी और कैडमियम। ये सब पानी की थ्रू हमारे प्लांट्स में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो भाई सॉइल से पानी को एब्सॉर्ब करते हैं। वो पानी जो एसिड रेन वाला था वो पानी सॉइल में गया और सॉइल से प्लांट्स ने ले लिया। तो ये जो मरकरी और कैडमियम है ये प्लांट्स के अंदर चले गए और फिर प्लांट खाना बनाते हैं, उस खाने को हम खाते हैं, खाते हैं ना, फ्रूट वगैरह। और यही मरकरी, कैडमियम, इतने हैवी हैवी एलिमेंट, पॉइजन यानी कि जहरीले एलिमेंट हमारी बॉडी में चले जाते हैं एंड कोई भी टाइप की बीमारी, डेथ, कुछ भी कर सकते हैं। Due to acidification of water in water bodies and pipes, leaching of metal and plastic material occurs in water and thereby serious health problems arise। अब यहाँ पर क्या है, जितनी भी वाटर बॉडीज है, रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, सब में एसिड मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो पाइप वगैरह रहते हैं ना, जहाँ से हम लोग का पानी आता है, वहां पर भी एसिड रेन आ जाता है, जिसकी वजह से जो पाइप जिस मेटल या प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है वो खराब होने लग जाता है। वो मेटल और प्लास्टिक मटेरियल पानी में मिक्स हो जाता है, उस पानी को हम पीते हैं और कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ
एयर पॉल्यूशन पढ़ तो लिया, लेकिन उसको कंट्रोल करने का, प्रिवेंट करने का कोई तो तरीका होगा। तो देख लेते हैं क्या तरीके हैं इसके। फर्स्ट है स्मोक एमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल पार्टिकल। देखिए ये चीज तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें बहुत ही हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। हैंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज। इसीलिए हर जगह फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में ऐसी मशीन्स लगी होनी चाहिए जो इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करती है, जैसे कि फिल्टर या फिर अरेस्टर्स। सेकेंड है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज। देखिए शहरों में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उससे जो गंदगी स्मेल निकलती है वो भी तो एयर पोल्यूशन कर रही है। तो बेटर है कि सिटीज में जो भी वेस्ट है हम उसको प्रॉपरली जो डस्टबिन होती है उसमें डिस्पोज करें। थर्ड है कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट केमिकल वेपन्स। आप देखिए आए दिन कोई ना कोई जो कंट्री है, सिटी है, एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह टेस्ट वगैरह करती रहती है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है और हमारे एयर को पोल्यूट करता है। तो इस चीज में थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा सीएफसी के प्रोडक्शन पर कंट्रोल होना चाहिए। बताया था ना आप लोगों को लास्ट सेशन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फुल फॉर्म क्या है सीएफसी की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या करती है एसी से, फ्रिज से और जो डीओ और परफ्यूम वगैरह होते हैं उससे रिलीज होती है और हमारे ओजोन लेयर को धीरे 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 करके खराब करती है। तो इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो है एयर पॉल्यूटेंट्स विद सल्फर कॉज कलर चेंज इन पेंट्स, ऑयल पेंटिंग्स, नायलॉन, कॉटन फैब्रिक्स, लेदर आर्टिकल्स, पेपर एक्सेट्रा। जितने भी एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, गंदे पार्टिकल्स, राइट, ये क्या करते हैं, ये सल्फर के साथ मिक्स होके घरों के पेंट को, ऑयल पेंटिंग्स को, नायलॉन, कॉटन, फैब्रिक, लेदर के आर्टिकल्स को, पेपर्स को बिल्कुल इनका कलर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह पता चल जाता है कि हाँ ये चीज खराब हो चुकी है एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट भी डू यू नो है आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है। It is important for citizens to know the extent of air pollution in their city। देखिए ये आप लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर का एयर क्वालिटी कैसी है, इस चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। So as to define the air quality index, proportion of sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, ozone, particulate matter, etc. is measured every day। अब लोग ये अखबार में भी निकलता होगा कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, आज का ये है, आज का ये है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, हमारे शहर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ओजोन लेयर और पर्टिकुलेट मैटर हमारे उस पर्टिकुलर सिटी या एरिया में कितने नंबरिंग में प्रेजेंट है, इसको मेजर्ड किया जाता है और उसी के बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आर डिस्प्लेड इन बिजी स्क्वायर्स इन मेट्रो सिटीज। सबसे ज्यादा ये जो इंडेक्स हम लोग डिस्प्ले किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, हाई फाई सिटीज जो होती है जहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है और हर चीज डेवलपमेंट भी ज्यादा है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वाटर पोल्यूशन को। हम लोग का एयर पोल्यूशन फिनिश हो चुका है, अब हम लोग आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन यानी कि गंदा पानी। अब जब हम लोग की हवा गंदी हो रही है तो पानी तो गंदा अपने आप ही हो जाएगा, राइट। वाटर इज said to be polluted when it becomes unclean and poisonous due to mixing of natural or artificial unwanted material, when it becomes harmful to living organisms due to decreased oxygen content, when epidemic diseases are spread to the water। काफी लंबा पैराग्राफ हो गया, कोई नहीं, मैं इसको हिंदी में बताती हूँ। हम एक पानी को गंदा पानी कब कह सकते हैं, पॉल्यूटेड वाटर कब कह सकते हैं, जब वो अनक्लीन हो, साफ नहीं हो, पॉइजनियस जहरीला हो। किस वजह से, हमारी जो गंदगी प्लास्टिक रबड़ यही सब हम पानी में फेंक देते हैं, आर्टिफिशियली अनवांटेड मटेरियल, या फिर नेचुरली अपने आप उस पानी में कुछ मिक्स हो गया है, अपने आप ही कुछ मिक्स हो गया है
और वहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हार्म कर रहा है। उस पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो चुका है और बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उस पानी से फैल रही हैं। तब हम एक पानी को, उस पानी को कैसा पानी कहेंगे? पॉल्यूटेड वाटर। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर पॉल्यूशन इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। देखिए, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मराइन वाटर हो, वाटर पॉल्यूशन तीन तरीके से होते हैं: फिजिकली, केमिकल, बायोलॉजिकल। वाटर पॉल्यूशन कितने तरीके से होते हैं? तीन: फिजिकल पॉल्यूशन, केमिकल पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बायोलॉजिकल पर। बायोलॉजिकल में क्या है? बायो, आप लोग बायो का मतलब जानते हैं बच्चों? बायो का मतलब ही होता है लिविंग। बायो का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर? लिविंग। दैट मीन कि अगर पानी के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस एंटर हो चुके हैं और बहुत सारी बीमारियां फैला रहे हैं, तो ऐसे वाटर पॉल्यूशन को क्या, कौन सा पॉल्यूशन कहेंगे? बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन। सेकंड है यहाँ पर इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। दूसरे कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया है। अभी आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है? आप लोगों ने बायोलॉजिकल पढ़ लिया ना? हाँ। अब एक आता है फिजिकल और एक केमिकल। मैं ये बता देती हूँ, केमिकल में क्या है? जो केमिकल वगैरह एंटर देते हैं, कोई फैक्ट्री से, कोई इंडस्ट्री से कोई केमिकल आया और पानी में छोड़ दिया, तो केमिकल। और फिजिकल में जैसे प्लास्टिक डाल दी, प्लास्टिक बॉटल्स, रबर, टायर, ये सब चीजें डाल देते हैं, तो फिजिकल होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जैसे मिट्टी है, सैंड, डस्ट, सॉइल, सॉल्ट, नमक ज्यादा होता है ना, इसके अलावा आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी जैसे एलिमेंट जब पानी में मिक्स हो जाते हैं तो वो होते हैं हम लोगों के इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट मतलब पार्टिकल्स। एक थर्ड टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जैसे वीडीसाइड्स। जंगली घास को, कौन सी घास को? जंगली घास को मारने के लिए जो फार्मर केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं वीडीसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए जो फार्मर केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड। फर्टिलाइजर्स, सीवेज, सीवेज समझते हैं ना, जो सीवर वगैरह होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज से कुछ भी गंदगी वगैरह निकल के आई सब पानी में छोड़ती। तो ये तीन तरीके के वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी कि पानी को गंदे करने वाले तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल, जिसमें हम लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह, और जो बीमारियां फैलाते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट, जिसमें सैंड, डस्ट, सॉइल, सॉल्ट, अदर जितने भी एलिमेंट है वो आ जाते हैं। ये ऑर्गेनिक में हम लोगों के वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब जितनी भी चीजें निकलती है इंडस्ट्री से वो सब आ जाता है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर एक जो यू नो है, पहले से पढ़ लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफी सारे टैनिंग सेंटर्स प्रेजेंट हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम दो सेंटर्स इज रिलीज्ड इनटू पलार रिवर। टैनिंग सेंटर्स मतलब आप समझते हैं जहाँ पर लेदर बनाया जाता है। टैनिंग सेंटर कौन से होते हैं? जहाँ पर लेदर बनाया जाता है और वहां से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, वहां पर एक नदी बहती है, पलार नदी। पलार नदी, वहां सब गंदा पानी निकाल दिया जाता है। सब गंदा, जितना भी लेदर है, जितना भी केमिकल है उसको बनाने में, वो सब उस पलार नदी में छोड़ दिया जाता है। हैंस रिवर इज रिफर्ड एज पुजार, गटर रिवर। अब उसको उस नदी का नाम ना पलर रिवर नहीं हुआ, उस नदी का नया नाम रख दिया है गटर रिवर। गटर रिवर। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं रीजंस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के रीजन पढ़े थे, अब हम लोग यहाँ वाटर पॉल्यूशन के रीजंस पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग दो रीजन पढ़ेंगे, एक होगा हम लोगों का नेचुरल रीजन, एक होगा हम लोगों का मैनमेड रीजन। सबसे पहले नेचुरल रीजन पे मूव ऑन करते हैं और इसमें आता है हम लोगों का एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक
वीड्स, पानी में जो जंगली घास हो जाती है, वीड्स का मतलब बता रही हूँ, वीड्स का मतलब होता है जंगली घास। अब एक्वेटिक तो पानी में जंगली घास, यही होगा ना। जंगली घास क्या करती है, ऑक्सीजन लेवल को पानी में कम करती है। और इसके अलावा जो वाटर की क्वालिटी है वो अपने आप ही कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि भाई पानी में रहने वाले जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए, और पानी की जंगली घास ने क्या किया, पानी की ऑक्सीजन लेवल को कम कर दिया, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब हो गई। सेकेंड है डिकम्पोजिंग मैटर। देखिए क्या होता है, पानी में प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, चांसेस है, हो सकती है। उस प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाने के बाद वो बॉडी वहीं पड़ी रहती है, उसे कोई देखने तो आ नहीं रहा, खराब होती रहती है, सड़ती रहती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है और वहां के पानी को खराब कर देती है। थर्ड है यहाँ पर स्लज। स्लज समझते हैं आप लोग, रिवर करंट डाइवर्शन। स्लज मतलब जो बहुत सारा एक साथ मिट्टी वगैरह आती है, बहुत सारी स्लज, कीचड़, एक तरीके से कीचड़ बोलेंगे, मड कीचड़। जब पानी है नदी में से, जब ऊपर से पानी आता है तो उसके साथ बहुत सारी कीचड़ वगैरह आती है, और जहाँ जिस मतलब जगह पे आई है उसके पानी को गंदा कर देती है। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल के अंदर से उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाना। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, सॉइल के अंदर से सॉइल के न्यूट्रिशन खत्म हो जाना। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स। यहाँ पर क्या है, जितने भी हम लोगों के लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं आर एडेड टू वाटर ड्यू टू सॉइल इरोजन। यहाँ पर होता क्या है कि सॉइल इरोजन में क्या होगा, सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशन वगैरह है वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं जो धीरे धीरे करके उस सॉइल के न्यूट्रिशन को खत्म करती चली जाती। फिफ्थ है माइक्रोब्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये तो पता ही है कि अगर अगर पानी में कोई भी फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी एंटर हो गया तो वैसे भी पानी को खराब कर देगा। सिक्स्थ है एल्गी, काई लग जाना। भाई काई लगना तो वैसे भी बुरी बात है, काई लग गई तो समझते हैं कि पानी वैसे भी अपने आप खराब हो गया, जानते हैं। नेमाटोड्स। नेमाटोड्स का मतलब होता है वर्म्स। नेमर वर्म्स समझते हैं ना, वर्म्स रेंगते रहते हैं सर्दियों में, ओ सॉरी बरसात के दिनों में आते हैं वर्म्स, नेमाटोड्स। अगर गलती से भी रेन वाटर में या किसी भी पानी में वर्म्स आ गए तो हम उस पानी को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, गंदा कर देंगे। तो ये रीजन है, नेचुरल रीजन। अब आते हैं हम लोग अपने मैन मेड रीजन पर। सबसे पहला आता है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज का मतलब है कि हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, नहाने का, खाने का, पीने का, किसी भी चीज का, और वही जो हम लोगों की लाइन्स होती है ना, डोमेस्टिक सीवर लाइन होती है, नदियों में जाके छोड़ दिया जाता है, पानी गंदा हो गया। इंडस्ट्रीज से जो हम लोगों के काफी सारे केमिकल्स निकलते हैं, जैसे बहुत सारे पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लेदर के टुकड़े, फाइबर, मरकरी, लेड, ये सब पानी में छोड़ दिए जाते हैं और पानी को गंदा करते हैं। ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज का मतलब है कि बड़े बड़े जो शिप होते हैं, शिप में ऑयल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाता है, लेकिन कभी बाय चांस शिप में छेद हो गया, कुछ भी हो गया, वो ऑयल पूरे सी या ओशन में फैल जाता है एंड देन पूरे पानी को गंदा कर देता है। फोर्थ है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीके? नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। इन सब में क्या होता है, केमिकल होता है। अब यही केमिकल क्या है, सॉइल में डाला जाता है, मिट्टी में डाला जाता है, ताकि उसके न्यूट्रिशन दोबारा से बढ़ जाए। डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? और कभी भी बारिश वगैरह आई, बारिश ने क्या किया, वो उस बारिश उस मिट्टी को अपने साथ लेके गई और कहीं पर पानी में जाके मिक्स हो गई। तो ये फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड भी वहां जाके मिक्स हो गए, पानी को गंदा कर दिया। अदर रीजन, कुछ अदर रीजन भी होते हैं। ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल, हम लोग कुछ खाते पीते हैं, नदी के पास बैठे हुए उधर ही फेंक दिया। लोग वहां कपड़े धोते हैं पानी में बैठ के,
डिकम्पोजिंग हेम्प एंड फ्लैक्स इन वाटर, और इसके अलावा राख वगैरह विसर्जित करते हैं, राइट। फ्लावरिंग ऑफरिंग टू गॉड, भगवान की पूजा करने के लिए वहां पे दिए जला रहे हैं, फ्लावर डाल रहे हैं तो गंदा हो रहा है। इसके अलावा जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, तो वहां उस टाइमिंग पर भी कहीं ना कहीं पानी गंदा होता है। तो ये रीजंस है, नेचुरल रीजंस और मैनमेड। नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ये भी देख लेते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है और किस किस पर इफेक्ट होता है। सबसे पहले इफेक्ट्स पड़ेंगे ह्यूमन बींग्स पर, क्योंकि हम लोग की ज्यादा जरूरी है। जैसे कि देखिए, जब पानी गंदा हो जाता है तो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा है कि उनके बीमारियां होती हैं नई नई तरीके की, जैसे कि हेपेटाइटिस, टाइफाइड, स्किन की डिसीजेस, और एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, बोन में हाइपरटेंशन, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाना, ये सारे इफेक्ट हैं गंदे पानी के। इकोसिस्टम में बात करें, इकोसिस्टम मतलब अपने इन्वायरमेंट में बात करें कि इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट होता है। प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाते, जितनी भी टाइप की प्लांट स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाती है। पानी में सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, नमक ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उन एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। और बाकी के जितने भी सी बर्ड्स होती हैं, सी बर्ड्स होती है ना, उन पर भी बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि वो पानी वहीं का ही तो पी रही है। अदर इफेक्ट्स में हम लोगों के जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इतना अच्छा होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकली बदल जाती है, राइट। कलर बदल जाता है पानी का, एकदम पीला पीला हो जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा, गंदा गंदा सा लगेगा। और जितने भी एक्वेटिक फ्योना है, एनिमल्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉयड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब मरना शुरू हो जाते हैं। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी कि सॉइल के जो न्यूट्रिशन होंगे उस नदी के आसपास के, वो सब खत्म हो जाएंगे। और टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स, और वहां के आसपास की जो क्रॉप्स होगी उसके अंदर भी जहरीले पदार्थ, कौन से पदार्थ, कौन से सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर हो जाएंगे और उसको खराब करना स्टार्ट कर देंगे। ये कुछ इफेक्ट्स है वाटर पॉल्यूशन। थर्ड आते हैं हम लोग यहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन पर, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों का काफी जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। सॉइल पोल्यूशन मतलब मिट्टी में जो गंदगी हो जाती है, ये मतलब होता है सॉइल पोल्यूशन। Out of the total land area of the soil, some is covered by ice and some is desert, where some is occupied by mountains and hills. देखिए, हम लोगों के टोटल लैंड एरिया में से कुछ जमीन है जिस जो आइस ने कवर कर रखी है, लाइक अंटार्कटिका, कुछ डेजर्ट में बदली है, कुछ माउंटेन्स पर है, कुछ हिल्स पर है, और कुछ लैंड है जो कि इंसानों की जरूरत के लिए है, ह्यूमन यूज के लिए, जहां हम रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। Soil is said to be polluted when there are changes in its physical, biological and chemical properties. हम एक सॉइल को गंदा सॉइल, गंदी मिट्टी कब कह सकते हैं, जब उसका फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज हो जाए, सॉइल की फर्टिलिटी चली जाए। फर्टिलिटी मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सब खत्म हो जाए। अब वो चाहे फिर नेचुरल कारण हो, चाहे फिर मैन मेड हो, वो डिपेंड करता है सॉइल पर। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से अगर हम लोग सॉल्टी सॉल्टी समझते हैं ना, नमक वाला पानी या एसिडिक वाटर सॉइल में डाल देंगे, सॉइल के जितने भी न्यूट्रिशन है सब खत्म हो जाएंगे, उसके ऊपर कोई भी खेती नहीं हो सकती। Radioactive and other pollutants enter and pass through food chain like the soil, crop, water and human body. अगर सॉइल में बाय चांस, उस गंदी सॉइल में आप लोगों ने खेती कर भी ली, तो उस क्रॉप में, जो उस क्रॉप को हम खाएंगे और उस क्रॉप में क्या प्रेजेंट होंगे, जहर प्रेजेंट, क्योंकि टॉक्सिक हो गई ना, एंड देन हमारी ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड होगी।
प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सॉइल पॉल्यूशन और जो हम लोग का वाटर पॉल्यूशन है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है तो सॉइल पॉल्यूशन अपने आप ही बढ़ेगा। टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू वाटर। अगर हम लोगों ने सॉइल में कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया है वो पानी में ही जाना है, क्योंकि सॉइल के नीचे तो पानी ही है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो तो पैदा होनी ही होनी। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पॉल्यूशन विद एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का और वाटर पॉल्यूशन का, इन तीनों का एक दूसरे से रिलेशन क्या है? If wet waste is dumped at wrong places instead of composting, pathogens grow upon it, which are then mixed with water causing water pollution. अब आप एक बात बताइए, अगर किसी भी गीले कूड़े को, वेट गीला, गीले कूड़े को हम इधर उधर फेंक देंगे इधर सड़क पे, क्या होगा? वहां पर बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ग्रो होंगे वहां पर। वो ग्रो होने के बाद क्या करेंगे? वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, राइट, और वाटर पॉल्यूशन कर देंगे। वाटर पॉल्यूशन तो हुआ ही, एयर पॉल्यूशन भी हुआ ना, बीमारियां फैलाएंगे, स्मेल आएगी। सॉइल पॉल्यूशन अपने हुआ कि सॉइल थी, हुआ कि नहीं हुआ? Insecticides, chemical fertilizer, weedicides are used in agriculture, which causes soil pollution. हम लोग बहुत सारे सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। And excessively sprayed insecticide and weedicides are mixed with our air, causing air pollution. और जब हम बहुत सारे केमिकल्स को सॉइल में मिक्स करने की जगह हम लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे ना इस तरीके से, तो कौन सा पोल्यूशन होगा? एयर पोल्यूशन होगा। And excessive use of chemical fertilizers causes water pollution. और यही फर्टिलाइजर केमिकल सॉइल में, वाटर, एयर में मिक्स होते हैं, यही पानी में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। Soil pollution occur due to mixing of human waste, birds and animal waste. Soil pollution क्या है? ह्यूमन वेस्ट की वजह से भी होता है, हम लोग कचरा फेंक देते हैं, बर्ड्स की वजह से, एनिमल वेस्ट की वजह से, हर किसी की वजह से ऑयल पोल्यूशन है। This releases various stinging gases, causes air pollution, and some waste may cause water pollution if mixed with water. देखिए हम लोग कूड़ा कचरा इधर फेंक देते हैं, बहुत सारी गैसेस वगैरह है रिलीज होती है, एयर पॉल्यूशन करती है, और वही हम लोगों के वाटर पॉल्यूशन को भी क्रिएट करती है। अब इस पॉल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट और कंट्रोल करते हैं वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। इस पूरे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे, इस पे कहते हैं ना एक तरीके से एक्शन लिए हैं, ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं लिए, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। एक एक्ट आया था वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1974 में, एक आया था एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 में, एक आया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। And various laws and rules are in force in relation to biomedical waste, harmful effluent, solid waste and sound pollution. और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं कि आप कोई भी वेस्ट, चाहे फिर बायोमेडिकल हो यानी कि हॉस्पिटल से निकला हुआ हो, चाहे कोई भी हार्मफुल हो, सॉलिड वेस्ट हो या साउंड पोल्यूशन, हाई स्पीकर, आप लोग नहीं कर सकते। Government statutory bodies like Maharashtra Pollution Center Board and Central Pollution Control Board supervise about whether the industries, industrial areas, local governing bodies like municipalities. हम लोगों का एक गवर्नमेंट स्टैचुरी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। नाम है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है इसका सेंटर। ये देखता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है कहाँ, किस एरिया में सेटअप की गई है, कोई भी म्युनिसिपैलिटीज है लोकल जगह जगह पे होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जो अपने अलग अलग शहर, जगह और एरिया में इस पॉल्यूशन से रिलेटेड ध्यान रखे, लोगों को जागरूक करे और बताए कि हम लोगों को इधर उधर कहीं भी जो पॉल्यूशन है वो नहीं करना है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट आप लोग का चैप्टर भी फिनिश होता है। काफी छोटा चैप्टर था, प्लस बहुत जल्दी समझने वाला चैप्टर था, जो खत्म भी हो गया।
आपके 2 ही सेशन में। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कि आप लोगों के इस चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस प्रेजेंट है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराऊंगी बच्चों, और आपके एक्सरसाइज जो प्रेजेंट है उसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कराऊंगी। ओके, बाकी का आप लोग एक बार अपना रिवाइज करते रहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज रिवीजन इज मस्ट। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके सॉल्यूशन वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, ख्याल रखिए अपना, बाद में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।